अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है होम्योस्टेसिस। ठीक हो गया। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एफएससी के लेक्चर जो है वो अपलोड करें, तो आज से हम एफएससी के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली, अब ये वर्ड है क्या, ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है 2 ग्रीक वर्ड्स का। नंबर फर्स्ट पे है जी होम और सेकंड है स्टेसिस। जी, तो हम अभी देखते हैं होम्योस्टेसिस एक्चुअली में है क्या। ठीक हो गया। तो होम का मतलब, होम वर्ड कहाँ से निकला है? होमो से। ठीक है, होमो का मतलब क्या है जी? सेम। ठीक हो गया, होमो का मतलब हो गया सेम। ठीक है, इक्वल। जी, तो होमो का मतलब सेम और स्टेसिस का मतलब स्टैटिक स्टेबल कंडीशन। ठीक है, स्टैटिक मतलब साकिन रहना, साकिन से मतलब है इक्वल रहना, स्टेबल रहना, एक प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन रहना। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन हम देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक फ्लक्चुएशन होता है, चेंजेस। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी तब्दीली आ रही है, उसके नुकसान से बचाने के लिए, उससे बचाने के लिए जो है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हमारी बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी, उसमें 37 डिग्री सेल्सियस में ही उनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ठीक हो गया। बाहरी टेम्परेचर चाहे 0 डिग्री पे चला जाए, चाहे वो 40 डिग्री पे चला जाए, चाहे 50 पे चला जाए, तो इंटरनल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। बाहर चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए या 0 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए, ह्यूमन ने अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक हो गया। तो ये था होम्योस्टेसिस का कॉन्सेप्ट कि इंटरनल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन। ठीक है, अब इंटरनल इन्वायरमेंट एक स्पेसिफिक रेंज में मेंटेन होता है जिसे हम बोलते हैं नैरो रेंज। ठीक हो गया। अब ये रेंज की भी 2-3 फॉर्म्स हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन हो तो फिर क्या कौन सी रेंज होती है? इंटरनल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएशन हो तो फिर कौन सी रेंज होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट हो तो फिर कौन सी रेंज होती है? तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो वाइड रेंज पे रिलाई करता है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो नैरो रेंज पे अपने आप को मेंटेन करता है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है वो एक्सट्रीमली नैरो रेंज के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, यानी कि उसमें एक्सट्रीमली नैरो रेंज होती है। ठीक हो गया जी। तो ये 3 टाइप्स की रेंज हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो तो वाइड रेंज, इंटरनल में हो तो नैरो रेंज, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में हो तो एक्सट्रीमली नैरो रेंज होती है। ठीक हो गया जी। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स हैं, किन किन चीज़ों को हमने मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है जी वाटर, सोल्यूट और टेम्परेचर। ठीक है, वाटर को मेंटेन करना है, सोल्यूट को मेंटेन करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। मेन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, जिसको हमने मेंटेन करना होता है। अब बेसिकली 3 टर्म्स हैं होम्योस्टेसिस की: ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्चुअली में क्या है। इसमें हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जी। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन, ओस्मो का मतलब है वाटर। ठीक हो गया। रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, वाटर के अमाउंट को बैलेंस करना। इसमें हम वाटर और सोल्यूट और गेन एंड लॉस ऑफ वाटर रेगुलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं ओस्मो रेगुलेशन में। अब नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मतलब थर्म मीन टेम्परेचर, या हम इसको हीट भी बोलते हैं। हीट ज़्यादा बेस्ट नहीं है, टेम्परेचर ज़्यादा बेस्ट वर्ड है। तो थर्मो रेगुलेशन में हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया कि हम 37 डिग्री सेल्सियस पे अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हम करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है वो एलिमिनेट करते हैं। जो भी बॉडी में एक्सेस नाइट्रोजन है उनको रिमूव आउट करके उनको बैलेंस में लेके आ जाता है। उसके बाद ये सारे सिस्टम को बैलेंस करने वाले सिस्टम को कंट्रोल करने का एक सिस्टम होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसके अंदर क्या होता है? इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है।
ठीक है। तो ये कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इसको कंट्रोल करता है, इस चीज़ को बैलेंस करता है, मेंटेन करता है सारी चीज़ों को, सारी इन चीज़ों की जो है वो क्वांटिटी को इनसाइड और आउटसाइड द सेल। अब कंट्रोल सिस्टम के बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर वो सेल्स हैं जिन्होंने उस चीज़ को रिसीव करना है, उस चीज़ को फील करना है, ठीक है। कंट्रोल सेंटर जिसने उसको मॉनिटर करना है, जिसने उसको सेंस करना है। उसके बाद इफेक्टर्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्स शो करना है, जिन्होंने जो भी आगे प्रोसेस है वो चलाना है। जैसे कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, जब हमने कोई टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस लगाया होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक मॉनिटर, इसमें एक थर्मोमीटर होता है जो मॉनिटर करता है टेम्परेचर को, ठीक है। एक सेट पॉइंट फ़र्ज़ करें, अगर हमने अपने एक फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है, उसमें हमने जो है वो फ़र्ज़ करें हमने उसको जो है वो सेटअप किया हुआ, उसमें एक सेटअप पॉइंट दिया हुआ है जो कि है 30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाएगा तो वो क्या करेगा, फ़ौरन जो है वो कूलिंग इफ़ेक्ट ऑन करेगा, ठीक है। तो उसको टेम्परेचर को लो डाउन करके 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आएगा, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप कर गया है, 20 पे आ गया है, 25 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, तो वही मॉनिटर, फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम मॉनिटर करेगा, सेंस करेगा टेम्परेचर को, और वो हीटिंग वाला, वार्म करने वाला जो वो प्रोसेस वो ऑन कर देगा। तो उससे क्या होगा कि वो एक नॉर्मल सेट पॉइंट पे सेट हो जाएगा। इसी तरह जो है वो एनिमल्स में, एंडोथर्मिक एनिमल्स जो अपने टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, उनके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है, जिसको हम बोलते हैं, जो कौन सा प्रोसेस होता है, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हम जो है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हम वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, सोल्यूट गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाटर रिलेशन ऑफ सेल, सेल का क्या रिलेशन है, अब हमें पता है कि वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट है, ठीक है। सोल्यूट ऑफ द सेल, जितने भी सेल के सोल्यूट हैं, सेल में जितने भी सोल्यूट्स हैं, उनका एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। अब वाटर का और सोल्यूट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें तो बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी, यानी कि वाटर सोल्यूट को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो इसके लिए एक टर्म है टोनिसिटी। टोनिसिटी एक ऐसे टर्म है जिसमें हम सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंपैरिजन बढ़ते हैं, कि जब सोल्यूट ज़्यादा हो जाए तो सॉल्वेंट कैसे मूव करता है, सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाए तो सोल्यूट कैसे मूव करता है, वाटर कैसे जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। इस सारे टर्म को हम बोलते हैं टोनिसिटी। अब टोनिसिटी में बेसिक, ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। टोनिसिटी में बेसिक 3 टर्म्स आती हैं, ये टर्म टोनिसिटी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ। तो टोनिसिटी की नेक्स्ट 3 आगे टाइप्स हैं या ग्रुप्स हम कह लें, कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। सबसे पहले हम हाइपोटोनिक के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं विद इन द सेल हम कंडीशन बता रहे हैं, हम एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं बता रहे, सेल के अंदर जो उसका इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, सेल के अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, सोल्यूट बहुत ज़्यादा है और वाटर बहुत कम है। अब वाटर क्या करेगा, वाटर बाहर से, वाटर जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, वाटर एंटर इन द सेल, ठीक है। तो सेल में सोल्यूट बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है, ठीक है। वाटर क्या करेगा, एंटर इन द सेल, सेल के अंदर एंटर होगा, और सेल जो है वो अपने साइज़ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो उसमें बहुत ज़्यादा तनाव आ जाएगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है जी, ये सेल है, तो सेल के अंदर वाटर मूव कर रहा है, तो उसका साइज़ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि वो स्वेल हो गया है। हम उसको दूसरे लफ्ज़ों में बोलते हैं कि सेल जो है वो टर्जिड हो गया है, ठीक हो गया। सेल क्या हो गया है, टर्जिड हो गया है। तो इसमें इस तरह की सिचुएशन में भी जो है वो सेल को ख़तरा होता है, वो बस्ट हो सकता है, वो फट सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ना है कि वाटर का बैलेंस होना और सोल्यूट का बैलेंस होना कितना ज़रूरी है। ये हाइपोटोनिक कंडीशन होगी। आइसोटोनिक में क्या होगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट की कंडीशन सेम रहेगी, जितना वाटर सेल के अंदर एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है, जितना सोल्यूट सेल के अंदर है एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है। एक प्रॉपर बैलेंस होता है, ठीक है। तो सेल का जो शेप है वो इसमें नॉर्मल रहती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन, ठीक हो गया। आइसोटोनिक कंडीशन हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट है
हाइपरटोनिक कंडीशन। अब हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। सेल की शेप नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, वो श्रिंक हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि सेल के अंदर सोल्यूट बहुत कम है और वाटर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो जब पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, सोल्यूट बहुत कम है, तो पानी जो है वो उसमें, सेल के अंदर पानी ज़्यादा है तो पानी उसमें से निकल जाएगा। वाटर लीव्स द सेल, तो सेल क्या होगा, वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी कंडीशंस हम बात कर रहे हैं विद इन द सेल, कि सेल के अंदर क्या सिचुएशन है, सेल के अंदर क्या है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। हाइपरटोनिक में कंडीशन में सेल के अंदर सोल्यूट बहुत कम है, वाटर बहुत ज़्यादा है, तो वाटर बाहर मूव करेगा सेल से, तो सेल नॉर्मल से भी पीछे, यानी कि बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक हो जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस आ जाएंगी हमारे पास, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक कंडीशन नॉर्मल है, हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल श्रिंक करेगा, हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल टर्जिड हो जाएगा, वो बस्ट भी हो सकता है, उसके फटने का भी चांस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें बताती हैं कि वाटर का और सोल्यूट का बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर वाटर एक्सेस सेल के अंदर मूव कर जाएगा तो तब सेल बस्ट कर जाएगा, अगर वाटर एक्सेस लीव कर जाएगा तो सेल श्रिंक कर जाएगा, उसमें नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा।